तो साहित्य परिषद गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सक्रिय संगठन जिसे आप लोगों ने निर्मित किया है, पुनः आप लोगों का आभार। और कल हम लोग उर्दू और हिंदी के संबंध पर कुछ बातचीत हमने की थी और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ किताबों के नाम के बारे में दोस्तों ने पूछा था, वो भी मैं आज बताऊंगा। और एक दो मित्रों ने ये कहा था कि मेरी बोलने की गति बहुत तेज़ है, तो आज कोशिश करूंगा कि वो थोड़ी कम रहे और चीज़ें स्पष्ट रहें। तो सीधे हम लोग मूल विषय पर आते हैं और आपका समय कीमती है। बसंत सगरगाए नज़र आ रहे हैं, नमस्कार। और मेरे लिए खुशी की बात है कि न केवल गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बल्कि तमाम भारत के अलग अलग क्षेत्रों से साथी जुड़ रहे हैं और हम लोग हिंदी और उर्दू को ज्ञानंद जी का कहना है आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है, मैं प्रयास करता हूँ उसको और तेज़ करने का। दरअसल हमारे एक साथी ने कहा कि बिना माइक के भी आवाज़ आ सकती है और वो निकाल करके देख रहा हूँ अभी आवाज़ कैसी आ रही है। अगर आवाज़ अभी ठीक है या पहले बेहतर थी तो आप लोग बता दें, क्योंकि ये प्रक्रिया भी एक ज़रूरी है। अभी आवाज़ सही आ रही है या पहले बेहतर थी? मेरी आवाज़ साफ आ रही है, मैं आगे शुरू करूं। पुष्पेंद्र का कहना है कि आवाज़ आ रही है। शुक्रिया पुष्पेंद्र और स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं और अभी ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने 1800 ईस्वी से पहले के क्या हालात थे और ख़ास तौर से अमीर खुसरो से वली दक्कनी और उस दौर में किस तरह से हिंदवी दक्कनी काम कर रही थी, उस पक्ष की चर्चा की थी हमने। आज हम लोग चलते हैं 1800 ईस्वी के, क्योंकि असली जो द्वंद्व कह लीजिए हिंदी उर्दू का, वो तो 1800 के बाद ही शुरू होता है और उसे आप हिंदी नवजागरण से भी जोड़कर देख सकते हैं। आप उसी दौर में कह सकते हैं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव चल रहा था उस दौरान, न केवल भारत में। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो कार्ल मार्क्स से लेकर चार्ल्स डार्विन तक सब लोग इसी दौर में आते हैं। दुनिया के ज़्यादातर बड़े लेखक लियो टॉलस्टॉय से लेकर तमाम दूसरे लोगों का जो समय है वो 19वीं सदी है और 19वीं सदी कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से अगर आप हिंदी और उर्दू के स्थिति को समझना चाहते हैं तब तो इस सदी से जुड़ी किताबों को आपको गौर से पढ़ना चाहिए। यह वह समय है जब भारत में सामंतवाद धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, ढह रहा था और पूंजीवाद का उदय हो रहा था। यह वह समय है जब लोग मध्य वर्ग का जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो शुरू हो रही थी। यानी पहले जो एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में ही केवल बटा हुआ था समाज, यानी या तो मजदूर होते थे, काम करने वाले लोग होते थे खेतों में, या फिर राजा महाराजा जमींदार हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे एक वैसी पीढ़ी आ रही थी जो नौकरी पेशा थी, जो शहरों की तरफ कदम बढ़ा रही थी और जिससे आप कह सकते हैं कि मध्य वर्ग निर्मित हो रहा था। ये वही समय है जब उद्योग धंधे लगने लगे थे। भारत में रेलवे 1850 के आसपास रेल की पूरी व्यवस्था शुरू हो जाती है और रेल और उस तरह के कारखानों के निर्माण के लिए बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की, क्लर्कों की और इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक बात की मैं चाहता हूँ, क्या सावधान भी करना चाहता हूँ और थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग गंभीरता से इस पर विचार करें
कि आज खड़े होकर के 1850 या 1900 पर कोई टिप्पणी करना बहुत आसान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को या सितारे हिंद को और सर सैयद अहमद खान को बुरा भला कहना बहुत आसान है। लेकिन 2020 में बैठ के आप 1850 या 1830 का उचित मूल्यांकन नहीं कर सकते। उस समय की क्या स्थितियां थी, उस समय जो प्रतिक्रियाएं लेखक दे रहे थे वो किस तरह से दे रहे थे, उसके पीछे के आधार क्या थे, उस पर थोड़ी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से विचार करना होगा। क्योंकि मैं अभी आज जो कोटेशन और जो कथन आपको सुनाऊंगा, उन कथनों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ऐसी पंक्तियां उस दौर के बड़े रचनाकार कैसे बोल सकते हैं। ये तो अपने आप में बहुत ही समस्या मूलक चीज होगी। तो ये मैं पहले से ही आप लोगों को सावधान कर रहा हूं कि भारतेंदु या प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियों को आप आज की नजरिए से नहीं देखिएगा, बल्कि खुद को उस समय की परिस्थितियों में रख कर देखिएगा। दूसरी बात ये कि जो मुस्लिम लेखक या उनके जो समाज सुधारक थे या उनके जो पत्रकार और अखबार के संपादक थे, वो जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे, जैसे वो हिंदी को बेढंगा कह देना, हिंदी लेखकों को अनपढ़ कह देना, तो उसके पीछे भी कुछ सामाजिक कारण थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1850 तक मुगल और मुसलमान इस देश में लगभग 600-700 वर्षों तक शासक रहे थे और उन्हीं के हाथ में सत्ता थी। तो उनके भीतर एक खास तरह की ठसक थी कि हम तो शासक रहे हैं, हमारी भाषा सबसे शानदार भाषा है, हमारी भाषा में तहजीब है, हमारी भाषा में संस्कृति है, वगैरह वगैरह। अचानक अंग्रेजों के कारण जब उनकी भाषा कमजोर पड़ने लगती है, उनके हाथ से चीजें छीनने लगती हैं, जब उनके हाथ से शक्ति छूटने लगती है, तो उनके भीतर एक खास तरह का क्रोध भी आता है और साथ ही साथ ये एहसास भी कम नहीं होता है कि अचानक वो स्वीकार कर लें अपनी स्थितियों को। तो उनके भीतर ये भाव भी भरा रहता है कि हमें तो अपनी चीजें पानी है, और जो लोग हमारे नीचे काम करने वाले लोग थे या जो रियाया थी, जो हमारे सामने कभी सर उठा के नहीं चलते थे, अचानक हम उनके साथ बराबरी के स्तर पर कैसे आ जाएंगे। ये एक स्थिति थी। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी थी कि अंग्रेजों के आने के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। यानी शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। उसके पहले साक्षरता दर बहुत कम थी और अचानक लोग अब पढ़ने लिखने लगे थे। दूसरी तरफ मध्य वर्ग के उदय के साथ साथ शहरों और कस्बों का भी उदय हो रहा था और स्थितियां ऐसी बन रही थी कि फारसी का महत्व कम हो रहा था। जिस फारसी को पढ़कर लोग बड़े बड़े साहब और हुक्काम बन जाते थे, अब उस फारसी को पढ़ने के बाद नौकरियों के लाले पड़ रहे थे। अब उसका स्थान अंग्रेजी ले रही थी। फारसी पढ़ने के बावजूद लोगों के रोजगार के अवसर कम हो रहे थे। आप लोगों ने वो चर्चित कहावत सुनी होगी, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। यानी फारसी पढ़ करके लोग तेल बेच रहे थे, व्यापार कर रहे थे, दुकानें खोल रहे थे। ये उनके लिए बहुत कष्ट की बात थी, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये था कि हमारे दादा परदादा और हमारे सारे लोग शासक रहे हैं। तो ये जो पक्ष था और नवाब होने का, जमींदार होने की जो ठसक थी, ये उनके भीतर एक दर्द की तरह काम कर रही थी और उनके पास से जब ताकत निकलने लगी तो उसको भाषा से जोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई और उनको लगा कि अगर हमारी भाषा अलग रहेगी, हमारी भाषा खास रहेगी, तो हमारी नौकरियां सुरक्षित रहेगी। इस बात को समझना बहुत मुश्किल इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि भले ही भाषा के झगड़ा के रूप में हम चीज़ों को देखते हों, लेकिन असली लड़ाई तो रोजगार की थी, असली लड़ाई रोटी की थी। आज भी जो लड़ाई चल रही है, अगर हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं तो इसलिए अंग्रेजी के पीछे नहीं भाग रहे हैं कि अंग्रेजी बड़ी शानदार भाषा है या अंग्रेजी बहुत खूबसूरत जबान है। हम इसलिए जा रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से
हमारी ताकत में, हमारी सत्ता में वृद्धि होगी और हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर हम हिंदी पढ़ के पत्रकार बनते हैं तो 20,000 की अगर नौकरी मिल रही है तो उसी स्तर के अंग्रेजी पढ़े पत्रकार को 50,000 की नौकरी मिलेगी। इसी दौरान एक बड़ी घटना घटती है। 1837 ईस्वी में कोर्ट की भाषा, न्यायालय की भाषा उर्दू बनाई जाती है। ये उर्दू बनाने में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पहले कोर्ट की भाषा फारसी थी, तो फारसी हटा के उर्दू बना देना कोई बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन वह उर्दू नहीं थी जो कि चली आ रही थी। वह उर्दू न्यायालय की भाषा बनाई जाती है जो अरबी और फारसी मिश्रित गाढ़ी उर्दू थी, यानी एक ऐसी उर्दू जो आम जनता से कटी हुई थी। और अब जमाना भी बदल रहा था। 1600-1500 का वो जमाना नहीं था कि बहुत बड़ी आबादी को सरकार और न्यायालय और उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। अब जनता की मांग ये थी कि हिंदी कोर्ट की भाषा हो और देवनागरी लिपि में उसकी कार्यवाही हो। ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में बांग्ला लिपि में, बंगाली भाषा में कोर्ट की कार्रवाई चलती है, तो उसी तरह पूरे देश में हिंदी में क्यों नहीं चल सकती। इस बात की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने उर्दू को न्यायालय की भाषा बना दिया। और उस समय न्यायालय बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। हर चीज का निर्णय करने के लिए न्यायालय में लड़ाई लड़ी जाती थी। इसके कुछ प्रमाण भी मैं दूंगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो ये मांग कर रहे थे कि सरल और सहज भाषा बनाया जाए, लेकिन सरकार मुश्किल भाषा और तकनीकी पूर्ण भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। इस बात को ध्यान रखिए कि सत्ताएं हमेशा चाहती हैं कि उनकी भाषा आम जन की भाषा से अलग हो। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, और ये केवल फारसी और उर्दू पर लागू नहीं होता है, दुनिया भर पर लागू होता है। कि ये एक तरह की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और ऐसी कई शब्दावलियाँ होती हैं जिसकी सरकार को ज़रूरत होती है। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी भाषा भी चाहिए होती है जो आम जनता की तुलना में उनको खास बनाए। जैसे अंग्रेजी के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ऊपर वाले तबके के लोग थोड़ा फ्रेंच एक्सेंट का यूज करते हैं। वो ऐसी शब्दावली लाएंगे जहाँ पर आसान अंग्रेजी के शब्दों से भी बात हो सकती हो, उसकी जगह पर वो थोड़े मुश्किल शब्द रखेंगे। तो सहज भाषा की बजाय अंग्रेज चाहते थे, या उस दौर के मुसलमान भी चाहते थे, कि अगर फारसी और अरबी की शब्दावली रखेंगे तो हमारी प्रतियोगिता हिंदुओं से कम होगी, क्योंकि हिंदुओं को उस भाषा को सीखना थोड़ा मुश्किल काम होगा और हमारे लिए आसान होगा, हमारे बच्चों के लिए आसान होगा। इसी दौर में एक बड़ी घटना यह घटती है कि तब तक हिंदी और हिंदुस्तानी जो शब्द का प्रयोग चल रहा था, उसकी जगह पे उर्दू शब्द का प्रयोग होने लगता है। अब यूं तो कहा जाता है नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। इस रूप में रखा है कि कुछ नाम अपनी ध्वनि में ये बयां करते हैं कि वो कहीं और के हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो उर्दू शब्द है ये न फारसी का है न हिंदी का है, मूलतः ये तुर्की का शब्द है। और अगर उसको हिंदुस्तानी कहते या हिंदवी कहते तो मामला थोड़ा आसान रहता, या लोगों को लगता है ये तो यहीं की भाषा की बात हो रही है। रेख्ता शब्द भी चल रही थी और काफ़ी पहले से रेख्ता का प्रयोग हो रहा था। मीर ने रेख्ता का प्रयोग किया था, लेकिन लोगों ने अब उसकी जगह पे उर्दू शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, और ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ। खुद गिलक्रिस्ट और अंग्रेजी के कई विद्वान ऐसे थे जो चाहते थे कि उर्दू शब्द का प्रयोग किया जाए, और इसके कई प्रमाण मिलते हैं। जैसे डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी ने लिखा है, उनका कोटेशन है कि उस भाषा के लिए जिसे आज हम उर्दू कहते हैं, हिंदी शब्द का इस्तेमाल तो 19वीं सदी के 9वें दशक में शुरू होता है। हिंदी मतलब आना 19वीं सदी के 9वें दशक तक आते आते हिंदी शब्द छोड़ने लगते हैं और पहली बार उर्दू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब उर्दू शब्द भाषा के नाम के तौर पर प्रचलित हो गया तो अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तानी शब्द को त्याग दिया, और वो भी इसमें उनका फायदा था। इसका एक कारण ये भी था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा के तौर पर ही जाना जाए, न कि उसका संबंध हिंदुओं से जुड़े।
अगर वो उर्दू को हिंदी कहते तो हिंदुओं से उनके संबंध के जुड़ने के अवसर अधिक थे, चांसेस अधिक थे। अंग्रेजों ने इस विचार को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए, और कुछ अंग्रेज विचारक जो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जैसे एक किताब का नाम लेते हैं, 1879 ईस्वी में फेलन ने एक शब्दकोश तैयार किया, और उस शब्दकोश का नाम था ए न्यू हिंदुस्तानी इंग्लिश डिक्शनरी। लेकिन 79 के मात्र 5 वर्षों बाद 1884 में जब प्लेट्स अपना कोश लाते हैं, जो कि सेम इसी तरह का शब्दकोश होता है, तो नाम देते हैं ए डिक्शनरी ऑफ उर्दू क्लासिकल हिंदी एंड इंग्लिश। वो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी हिंदुस्तानी का उर्दू और क्लासिकल हिंदी में विभाजन आम जनता से ज़्यादा सत्ता की मर्जी थी, और ये सत्ता तब शुरू हो जाती है, इसको थोड़ा और पहले अगर जाएं तो 1800 के आसपास, क्योंकि तब मशहूर कवि मीर कह रहे हैं कि गुफ्तगू हमसे रेख्ता में ना कर, यह हमारी ज़बान है प्यारे। लेकिन और उस दौर के जितने भी उर्दू के कवि थे, वो न केवल हिंदू और हिंदी से जुड़े थे, हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि छंदों के स्तर पर भी रोला का, लावनी का, चौपाई तक का प्रयोग करते हैं, और अवधी के छंदों का इस्तेमाल करते हैं, ब्रजभाषा का शब्दों का प्रयोग करते हैं, तनिक, टूक, इस तरह के शब्द खूब आते हैं। टूक रोते रोते सोया है, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, तो टूक शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी दौर में नज़ीर अकबराबादी होली पर, दिवाली पर, महादेव जी का ब्याह, गुरु नानक की वंदना, इस तरह के, और रोटी और आदमी नामा तो उनकी बहुत चर्चित है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज चाहते थे, और उनके शासन के लिए वो जरूरी भी था, कि धर्म के आधार पर भाषा का विभाजन किया जाए। और उसी दौरान गिलक्रिस्ट ने हिंदवी को शुद्ध हिंदुओं की चीज मानते हुए उसका प्रयोग भारत की प्राचीन भाषा के लिए करना शुरू किया। शायद ये पहला अवसर होगा जब हिंदी को हिंदू से जोड़ा गया, धर्म से रिश्ता जोड़ा गया। और जो ये बताया उन्होंने कि ये मुसलमानों के आक्रमण से पहले से प्रचलित थी। ये एक तथ्यात्मक रूप से गलत बात है, क्योंकि हिंदी जो प्रचलित थी मुसलमानों के आने से पहले, उसको हम लोग अपभ्रंश कहते थे। रासो काव्य को भी अगर आप देखें तो उसकी भाषा वो नहीं है जिसको कि आज आप हिंदी कह सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी जो है वो मुसलमानों की भाषा है, और उसका प्रयोग लगभग वो उर्दू के लिए करते हैं। तो उन्होंने दो शैली बनाई, एक हिंदी और एक हिंदुस्तानी। उर्दू को उन्होंने कोर्ट की भाषा और उच्च शैली कहा, और हिंदी को ग्रामीणों की भाषा कहा, ग्रामीण शैली कहा। जब फोर्ट विलियम कॉलेज में नई किताबें तैयार की जा रही थी, तो लाला लल्लू लाल ने प्रेम सागर नामक किताब लिखी, आप लोग उससे परिचित होंगे। और लल्लू लाल को ये सलाह दी गई कि आप उर्दू और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उनके स्थान पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपको याद रखना होगा कि यही किताब जो प्रेम सागर है, आगे चलकर एक लोगों के लिए मानक की तरह स्थापित हुई कि अगर हिंदी में किताब लिखनी है तो प्रेम सागर जैसी होनी चाहिए, और उसको सिलेबस में रखा गया था। इसके साथ ही धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई, और जो शुरू के किताबें थी वो उसमें धार्मिक चीज़ों को, राम से जुड़ी चीज़ों को, कुछ व्रत कथाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया। यहाँ तक कि जब प्रेम सागर लल्लू लाल जी लिख रहे थे, तो उसके सहयोग करने वाले जो दो सहयोगी थे वो दोनों मुसलमान सहायक थे। एक का नाम था मजहर अली और दूसरे का नाम था कासिम अली। लेकिन इन दो मुसलमान सहायकों ने भी हिंदी के संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की। यानी एक तरह से ये प्रयास किया जा रहा था कि ये दोनों भाषाएं अलग हों, धर्म से इनका संबंध जुड़े। और जो उस दौर के शब्दकोश और व्याकरण ग्रंथ तैयार किए जा रहे थे, उनको भी अंग्रेजी और संस्कृत के आधार पर तैयार किया जा रहा था। ब्राह्मणों के लिखे ग्रंथों को, उनकी संस्कृति को, धर्म से जुड़ी चीज़ों को महत्व दिया जा रहा था। और यह एक विवाद का विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है
कि आने वाले समय में हिंदी का गढ़ बनारस बनता है, काशी बनती है। काशी पहले से ही संस्कृति और हिंदू परंपरा की गढ़ थी। अगर बनारस की जगह पर पटना से हिंदी की शुरुआत हुई होती, लखनऊ से हुई होती या दिल्ली से हुई होती, तो क्या स्वरूप होता हिंदी का? क्या तब भी संस्कृतनिष्ठ शब्दावली चलती? क्या तब भी गाय वगैरह पर जो बहुत ज़्यादा बल दिया गया था बाद में, उसका प्रभाव उतना ही पड़ता? अब ये कल्पना का विषय है, लेकिन ये एक सच्चाई है और कई बार हमें उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जो एक संयोग के तहत घटित होती हैं। अंग्रेज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के साथ भाषा का संबंध जोड़ा जाए, हिंदी को हिंदुओं से जोड़ा जाए, हिंदी को गाय से जोड़ा जाए और उर्दू को मक्का मदीना से जोड़ा जाए, उर्दू का संबंध मुस्लिमों से जोड़ा जाए। और उसके लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की जो किताबें थी उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। गिलक्रिस्ट ने, लॉर्ड वेलेस्ली उस समय भारत के वायसराय थे और उनके आदेश के तहत हिंदी और उर्दू के लेखकों की अलग कोटि बनाई, हालांकि उन्होंने नाम हिंदुस्तानी ही दिया था। उस दौर में उर्दू के लिए उन्होंने मीर अम्मन, सैयद हैदर बम्स हैदरी, मीर शेर अली, अफसोस मिर्जा कासिम अली जवान और मीर अली हुसैनी आदि लेखकों को इकट्ठा किया और हिंदी के लिए आरा के सदल मिश्र को बुलाया था और आगरा के लाला लल्लू लाल को बुलाया था। ये दोनों ही, लल्लू लाल भी और सदल मिश्र भी, बाकायदा उस दौर में तो सदा सुख लाल, इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल, ये लोग उर्दू के अच्छे जानकार थे, लेकिन इन लोगों ने भी उर्दू के अरबी फारसी शब्दों को निकालने और संस्कृत के शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताब में रखने में मदद की और एक तरह से दो भाषाओं के निर्माण में भूमिका निभाई, वही भाषा जो कि एक चली आ रही थी, और धार्मिक अस्मिता से जोड़ने का प्रयास भी किया। ये वही दौर है जब भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति धीरे धीरे टूट रही थी और अंग्रेज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे में केवल मुसलमान जाएं और संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हो और हिंदू सिर्फ संस्कृत विद्यालयों में जाके पढ़ाई करें। इसके पहले भी थोड़ी बहुत स्थितियां ऐसी थीं, लेकिन बिल्कुल साफ साफ बंटवारा नहीं था, क्योंकि गांव में रहने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो, वो लगभग एक ही भाषा बोलते थे। लेकिन अब वो चेतना आने लगी थी कि नहीं, हमारी भाषा थोड़ी अलग होनी चाहिए और पढ़े लिखे होने का मतलब ही यही है कि अगर मुसलमान है तो वो अरबी फारसी से मिश्रित उर्दू को पढ़े और हिंदू ऐसा क्या होगा जो संस्कृत ना जाने। तो ये एक तरह के प्रयास किया गया और इस बात को बाद के ढेर सारे विद्वानों ने अपने ढंग से नकारा भी। जैसे बहुत बाद में चलकर ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में लिखा है कि उस दौरान बहुत गलत आदतें विकसित हुई और हिंदी की जड़ें उन ग्रामीण कृषकों की भाषा में है जिस पर यह आधारित है। आधुनिक हिंदी पुस्तकों में जो संस्कृत के शब्द मिलते हैं उनमें से अधिकांश व्यर्थ और दुर्बोध्य ग्रंथियों के समान है। ये ग्रियर्सन का स्टेटमेंट है जो इन सारी घटनाओं के 70-80 वर्षों के बाद आता है। लेकिन अंग्रेज इस बात में सफल हो जाते हैं कि दोनों भाषाओं को दो तरह से बांटा जाए और खुद अंग्रेजों में भी दो खेमे बन जाते हैं। यानी जॉन बीम्स थे, वो मानते थे कि नहीं, अरबी फारसी से मिली हुई उर्दू ही भाषा हो सकती है। दूसरी तरफ फैलन साहब थे, ग्राउज साहब थे, जो चाहते थे कि हिंदी के पक्ष में लोगों को खड़ा होना चाहिए और यहाँ के आम जनता की भाषा तो हिंदी होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसी जमात बड़ी संख्या में थी मुंशी लोगों की। अब मुंशी लाला लोग और ये लोग, मुंशी कोई भी बनता था जो पढ़ा लिखा थोड़ा फारसी जानता था वो मुंशी बनता था। मुंशी लोगों ने क्या किया कि भाषा को बदलने का प्रयास किया और इस बदलने के मूल में यह मुद्दा था कि उनके जो नवाब साहब थे, उनके जो आका थे, वो खुश होंगे। तो जो शब्द बड़े प्रचलन में थे उन शब्दों को बदल दिया। और आज भी अगर आप पुलिस की शब्दावली को गौर से देखेंगे तो आपको उसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि तब की शब्दावली आज तक चल रही है। अंग्रेजों के आने के बाद या हिंदी के आने के बाद भी उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। तो उसके पहले अगर बेटा या लड़का शब्द चल रहा था
तो शब्द को बदल के वल्द शब्द का प्रयोग हुआ। अगर बाप शब्द का प्रयोग था तो उसकी जगह पर वालिद शब्द का प्रयोग किया गया। तेल शब्द उनके लिए लग रहा था कि तेल से तो सभी लोग समझ लेंगे, आम जनता भी समझ लेगी, तो तेल के स्थान पर रोगन शब्द का प्रयोग किया गया। घी को रोगन जर्द कहा गया। ऐसे ही गांव शब्द के जगह पर मौजा शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार मौजा शब्द मुझे पुलिस के एक कागज में देखने को मिला था, तो मैं मौजा को मोजा समझ लिया था। फिर पता चला कि मौजा और तहसील और ये सब एक खास शब्दावली है जो गांव के लिए प्रयुक्त हो रही थी। गांव के लिए मौजा। बृहस्पतिवार या बेफे शब्द का प्रयोग होता था थर्सडे के लिए, तो उसको जुमेरात कहना शुरू किया गया और कागज पर जुमेरात लिखा गया। ऐसे ही ब्याह, शादी ब्याह, किसी को लगता भी नहीं था कि ब्याह शब्द कुछ अटपटा है। इसके लिए एक शब्द चलाया गया, इज़दवाज। इज़दवाज, इज़दवाजी, ये शब्द ब्याह के लिए प्रयोग होता था, और जो कागजी कार्रवाई होती थी उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अलग शब्द बहुत प्रचलित था, तो उसके लिए अलहदा शब्द रखा गया। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती चली गई और लोगों ने कोशिश की कि जहाँ तक हो सके शब्द अलग किए जाए। यही नहीं, उसके पहले जो उर्दू के शायर थे, यानी उस जमाने के हिंदी के शायर थे, आप मीर तकी मीर का नाम ले लें या दूसरे लोगों का नाम ले लें, तो उन लोगों ने भारतीय प्रतीकों का इस्तेमाल किया था। जैसे कल मैं अमीर खुसरो साहब की रचनाएं सुना रहा था, तो उन्होंने सुहागन कीनी और मटकी और इस तरह के शब्दावली प्रयोग कर रहे थे। राधा का नाम ले रहे थे, किशन का नाम ले रहे थे, कोयल और मोर का नाम लेते थे। लेकिन तब फिर ये कहा गया शायरों से कि नहीं, आप गुलो बुलबुल की बात कीजिए, शमा परवाने की बात कीजिए, आबे जमजम की बात कीजिए, गंगा जल को छोड़ दीजिए। और विसंगति ये थी कि मुगल बादशाह भारत के किसी कोने में जाते थे, वो सिर्फ गंगा जल पीते थे। और उस जमाने में बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना था पानी की सप्लाई करने वाला, जो गंगा जल दक्षिण भारत से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ वो जाते थे, लाहौर और उस तरफ तक वो पानी को मुहैया कराता था, और वो गंगा का ही सिर्फ पानी पीते थे। लेकिन शेरो शायरी में ये बात हुई कि इसको बदला जाए। लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा, श्री फरहाद, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाए। और कुछ घटनाएं तो बड़ी मज़ेदार हुई कि धर्म और कथाओं के साथ एक शब्दावली का संबंध तो होता ही है। जब आप धार्मिक प्रसंगों को उठाते हैं तो उनकी शब्दावली के कारण ही उसमें प्रामाणिकता आती है। लेकिन ऐसी भी रचनाएं रखी गई जिसमें का लिखा गया कि बादशाह राम ने अपनी बेगम सीता से कहा, मोहतरमा दहलीज के बाहर अपने पाक कदम मत रखना। अब इस शब्दावली को सुनिए, और जैसे ही ये थोड़े ठेठ ब्राह्मण को ये शब्दावली सुनने को मिलती थी तो उनको गुस्सा आता था। इसका उल्टा भी हो सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया अपनाई गई। और कुछ फर्क थे, लेकिन वो फर्क बहुत मामूली थे। जैसे हिंदी और उर्दू की बहुवचन बनाने की प्रक्रिया अलग थी। मैं 2-3 उदाहरण देकर के अगर बात रखूं तो मकान से हम मकानों कहेंगे, मकानों में आग लग गई है। लेकिन उर्दू की शैली से चलेंगे तो मकानों नहीं होगा, मकानात होगा। किताब की जगह आप किताबों कह देंगे, किताबें कह देंगे, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन किताब का बहुवचन कुतुब होता है, इसी से कुतुब खाना बनता है। लाइब्रेरी के लिए कुतुब खाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। या हाकिम की जगह हिंदी का व्यक्ति होगा तो हाकिमों ने कहा है बोलेगा, लेकिन अगर आप उर्दू के ढंग पर चलेंगे तो हुक्काम बोलेंगे। शरीफ और शरीफों की जगह अशराफ बोलेंगे। हम खबर की जगह खबरें कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन वहाँ पर खबरें की बजाय अखबार उसका बहुवचन बनेगा। कुछ लोग खबरात शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब ये उर्दू के जानकार बताएंगे खबरात शब्द कितना सही है, कितना गलत है। बहरहाल मैं मूल मुद्दे पर आऊँ तो ये मामला था कि उस दौरान अंग्रेज जो चाहते थे और जिनके हाथ से सियासत और सत्ता निकल रही थी, वो लोग चाहते थे कि कोई भी ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे बहुसंख्यक हिंदुओं को सत्ता से और बड़ी नौकरियों से दूर रखा जाए। और इसका एक रास्ता उन्हें नजर आया कि अगर हम मुश्किल शब्दों का प्रयोग कर दें तो इनके लिए वो आसान नहीं होगा।
और इसके कारण ये हमसे दूर हो जाएंगे, उन नौकरियों से दूर हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में और भी कई काम किए गए। आपको जानकारी होगी कि उस दौरान अ, आर्य समाज और आर्य समाजी लोगों का काफ़ी बोलबाला था। और हिंदी बनाम उर्दू की जो लड़ाई थी उसमें आर्य समाज के लोगों की जुड़ी बड़ी भूमिका रही। आर्य समाज के लोग शुरू में उर्दू के समर्थक हुआ करते थे और हिंदी के भी समर्थक थे। उर्दू में उनके ज़्यादातर अखबार और पत्र पत्रिकाएं जो निकलती थी वो शुरू में उर्दू लिपि में होती थी। तो चूंकि वो उर्दू से प्रभावित थे, उनके पत्र पत्रिकाएं उर्दू में निकलती थीं और वो कर्मकांड का विरोध कर रहे थे, वो हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। तो सनातन धर्मी लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को निकालना शुरू किया, किताबों को निकालना शुरू किया। और आर्य समाज के प्रचारकों का जो प्रमुख पत्र था आर्य मित्र, तो उसके समानांतर सनातन धर्मियों ने अपने पत्रों का नामकरण भी बिल्कुल अलग ढंग से किया। पीयूष प्रवाह, धर्म दिवाकर, सनातन धर्म पताका, ब्राह्मण सर्वस्व, ये उन पत्र पत्रिकाओं के नाम थे। आर्य समाज के समानांतर पंजाब के खासतौर से श्रद्धाराम फुलौरी का आप नाम ले सकते हैं कि जिन वेदों के आधार पर दयानंद सरस्वती जी ये बता रहे थे कि पाखंड से दूर हो जाइए, मूर्ति पूजा से दूर हो जाइए, उन्हीं वेदों से उदाहरण लेकर श्रद्धाराम फुलौरी बताते हैं कि मूर्ति पूजा, श्राद्ध कर्म और कर्मकांड कितना जरूरी है और उन्होंने प्रमाणित किया। इसके साथ ही अपनी कथाओं, व्याख्यानों द्वारा उन्होंने प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया। और उनकी जो किताबें आती हैं जिनमें उपदेश संग्रह, सत्यामृत प्रवाह और धर्म रक्षा, सत्य धर्म मुक्तावली, ये सारी रचनाएं उनके समानांतर खड़ी होती हैं। और इन रचनाओं में आप पाएंगे कि इनका इतना दबाव पड़ा कि आगे चलकर आर्य समाज की जो रचनाएं थी वो भी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करना शुरू कर दी। एक शब्द और मैं बल्कि रखना चाहता हूँ, वो ये कि शुरू में जो हिंदी भाषा के लोग थे उन्होंने आर्य भाषा शब्द का इस्तेमाल किया और आर्य समाज के लोग आर्य भाषा और इस तरह की चीज़ों को बहुत महत्व देते थे। ये आर्य शब्द भी कुछ बड़े लोगों को अनार्यों से आर्य को अलग कर रहा था। लेकिन जिस दौरान उन लोगों ने उर्दू शब्द को ले लिया तब हिंदी शब्द खाली हो गया। अब शब्दों की राजनीति यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप आर्य रखते तो हो सकता था कि एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते जो कि आपकी हिंदी से दूर होते। लेकिन चूंकि हिंदी के ऊपर मुसलमानों ने दावा छोड़ के उर्दू को अख्तियार कर लिया, उर्दू को अपना लिया, तो अब हिंदी शब्द पर दावा करने वाला कोई नहीं था और धीरे धीरे हिंदी शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया। आर्य भाषा की तुलना में आज भी हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। और ये जो फर्क पैदा कर रहे थे उस दौर में, खासतौर से भारतेंदु युग के समय में उर्दू और हिंदी को, इसको लेकर सर सैयद अहमद खान और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन दोनों में काफ़ी खींचातानी होती है और वो खींचातानी बहुत निचले स्तर तक पहुंच जाती है और एक दूसरे के लिए अपशब्दों के प्रयोग भी होने लगता है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा ये मानना है कि अगर अंग्रेज फर्क पैदा करना चाहते थे या कुछ मुट्ठी भर लोग फर्क पैदा करना चाहते थे तो पूरी जनता ने उसको क्यों स्वीकार कर लिया? वो नकार देती, वो कह देती कि नहीं, हम तो सैकड़ों सालों से उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ये तो कुछ चंद लोगों का मामला है। लेकिन मामला ये था नहीं। हुआ ये था कि सत्ता उर्दू के साथ थी और अंग्रेज उर्दू के साथ होते जा रहे थे और अंग्रेजों के उर्दू के साथ होने के कारण बहुसंख्यक समाज को ये मैसेज जा रहा था कि जो अंग्रेज बहादुर और सरकार है वो आपके विरोध में खड़ी है, वो आपकी भाषा के विरोध में है। तो एक दो गुट बन जाता है, एक तरफ सत्ता है, एक तरफ अंग्रेज हैं, एक तरफ उर्दू के सामंत हैं, उर्दू के सामंत यानी कि जो पहले से सत्ता में रह चुके थे, और दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज खड़ा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दो चार लोगों के कारण या कुछ संप्रदायवादियों के कारण ये भेद नहीं खड़ा होता है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग रुचि ले रहा होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस संदर्भ में लिखते हैं
कि यदि उर्दू सचमुच हिंदुओं और मुसलमानों के मेल से बनी हुई भाषा होती तो कोई शक्ति हिंदी आंदोलन को सफल नहीं बना सकती थी। फौज, पुलिस, कचहरी, हर तरफ उर्दू की पूछ थी। अंग्रेज सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ही भारत में बनी हुई थी। शासन का बल, जनता का बल, सब कुछ एक साथ था। फिर थोड़े से हिंदू संप्रदायवादी उर्दू का क्या बिगाड़ लेते। तो मामला सिर्फ संप्रदायवादियों का नहीं था, बल्कि उस समय की पूरी सामाजिक संरचना का था जो हिंदी और उर्दू को विभाजित कर रहा था। ये जो मैंने अभी संदर्भ लिया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं पुस्तक से लिया था। कल कुछ साथियों ने कहा था कि अगर आप किताबों का रेफरेंस देते चलें तो बेहतर होगा, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। अब दोस्तों आते हैं हम उस दौर में जहाँ सर सैयद अहमद खान और भारतेंदु हरिश्चंद्र में काफ़ी खींचातानी चल रही थी। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 तक का उनका दौर था। पढ़े लिखे आदमी थे और अंग्रेजी ढंग के आदमी थे। बाकायदा वो टेबल कुर्सी पर कांटे चम्मच के साथ खाना खाना पसंद करते थे और उनका संबंध उच्च वर्ग से था। उच्च वर्ग शब्द का प्रयोग मैं उस तबके के लिए कर रहा हूँ जो सत्ता में रहा है। तो उन्होंने और उनके जैसे दूसरे कुछ मुस्लिम सुधारकों ने हिंदी को गंवार और फूहड़ कहकर हिंदी भाषियों का मजाक उड़ाया। उसके पीछे एक कारण ये था कि हिंदी से जुड़े लोग ज़्यादातर लोक भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, गांव में रहते थे और सत्ता से बाहर थे। दूसरी तरफ उनके पहनावे वही धोती और कुर्ता और उस तरह की शब्द जो वेशभूषा था। ये वह दौर था जब उर्दू के उन रचनाकारों का जिक्र ये लोग नहीं कर रहे थे जो हिंदी में लिखते थे, जैसे जायसी हो गए, रसखान हो गए, गुरु नानक तक का नाम नहीं लिया जा रहा था। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों का जिक्र किया जा रहा था जो सांप्रदायिकता को थोड़ी पुष्ट कर रही थी, उनको मजबूत बना रही थी, या अगर कहीं से भी कोई चीज बांटने वाली आती थी तो उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था। 1875 में सर सैयद अहमद खान MAO कॉलेज की स्थापना करते हैं। MAO कॉलेज का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। उसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वही कॉलेज है जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है। समस्या उस कॉलेज के स्थापना से नहीं थी, समस्या बाद में 1920 में बनने वाले विश्वविद्यालय से नहीं थी, लेकिन उस समय के वायसराय ने तब उस कॉलेज को 10,000 रुपए का बहुत बड़ा अनुदान, मतलब उस जमाने में 10,000 रुपए इतना बड़ा अनुदान था कि पूरे देश के लिए वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना, और अगर नहीं भी बनता तो भी कुछ लोग बनाते। मैं संदर्भ जुड़ रहा है इसलिए बताता चलूं कि जब बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके उद्घाटन के लिए महात्मा गांधी को बुलाया था, तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि इसमें से हिंदू शब्द हटा दीजिए। इसके जवाब में मालवीय जी ने कहा था कि पहले मुस्लिम विश्वविद्यालय से मुस्लिम शब्द हटवाइए। तो यह वह दौर था जब मोहम्मदन शब्द, सनातन धर्म शब्द बना। दिल्ली में कॉलेज का नाम ही है सनातन धर्म महाविद्यालय। तो ये शब्दावली चल रही थी और इस शब्दावली को एक बड़ा समूह बहुत ही स्वाभाविक ढंग से ग्रहण कर रहा था, क्योंकि असली मुद्दा भाषा का था ही नहीं। मुद्दा था सांस्कृतिक वर्चस्व का, मुद्दा था आर्थिक संपन्नता का, मुद्दा था जातिगत श्रेष्ठता का। यहाँ जातिगत उस जाति कास्ट के अर्थ में मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि आप तमाम लोगों की तुलना में कैसे अपने आप को बड़ा बना सकें। स्थितियां यहाँ तक हुई कि ये लेखक एक दूसरे को असभ्य, सांस्कृतिक दृष्टि से जाहिल और खुद को महान घोषित करने लगते हैं। उर्दू वाले हिंदी पर आरोप लगा रहे थे, हिंदी वाले उर्दू पर आरोप लगा रहे थे, और ये कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि प्रताप नारायण मिश्र जैसे प्रतिष्ठित लेखक ने उर्दू को इत्र फुले लगाने वाली और अपने ग्राहकों को ठगने में माहिर वेश्या तक कहने में संकोच नहीं किया। और उधर दूसरी तरफ जो उर्दू के अखबार थे, अल बशीर और पंजाब ऑब्जर्वर जैसे जो अखबार थे, वो ये बता रहे थे कि देवनागरी अक्षरों में कोई कैसे पढ़ सकता है, इतना बेढंगा, इतना गंवारू, और इस तरह की शब्दावली जिसमें कोई मीनिंग नहीं होता, जिसमें तर्क नहीं होता,
उस भाषा में ही तो ये अखबार निकलते हैं। बताइए भला इनका भी कोई स्तर है। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे अखबार मुस्लिम विरोधी हैं। तो सिर्फ देवनागरी में निकलने के कारण इन अखबारों को मुस्लिम विरोधी साबित किया जा रहा था। और चूंकि कई सौ साल सत्ता में रहने के कारण उर्दू पक्षधरों का एक सामंतवादी नजरिया था, और वो ये मान के चल रहे थे कि कुछ समय की बात है, इसके बाद अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे और फिर से हमारा शासन वैसे का वैसा स्थापित हो जाएगा। इस तरह के उनके लेखन से भी कई प्रमाण मिल जाते हैं। तो वो जो हेकड़ी का भाव था या कई बार चिढ़ाने का भाव था, वो इस आग में घी का काम कर रहा था। यहाँ तक कि उर्दू समर्थक सभाओं में जाने को मक्का जाने जैसा महत्वपूर्ण काम बताया जा रहा था। अगर कोई व्यक्ति उस सभा में शामिल हुआ तब तो वो मुसलमान है, अगर वो शामिल नहीं होता है तो उसके मुसलमान होने पर संदेह करो। यानी जैसे मक्का जाना एक बहुत ही शबाब का काम है, वैसे ही हिंदी विरोधी जो संगठन काम कर रहे थे उनमें भी शामिल होना चाहिए। पंजाब ऑब्जर्वर ने तो यहाँ तक टिप्पणी की थी कि उर्दू के ख़त्म होने से मुस्लिम बच्चों को सोच और भाषा के स्तर पर हिंदू बना लिया जाएगा। दोस्तों, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ और फिर से मैं आप लोगों को सावधान करता हूँ कि इन पंक्तियों को सुनते समय आप लोग उस दौर के हालात के बारे में सोचें। इनका मूल्यांकन आज खड़े होकर के करना और उस भाव को समझना थोड़ा मुश्किल है। अफवाहों का बाजार केवल आज ही नहीं गर्म होता, उस समय भी गर्म होता था। और आज की तरह तो अफवाहों को दूर करने वाले इतने साधन भी नहीं थे। ऐसी वेबसाइट उस समय नहीं थी जो बता सके कि क्या सच है और क्या गलत है, कौन सी तस्वीर 4 साल पुरानी है और कल की बता के उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो वो जमाना था जब अफवाहों का बाजार खूब गर्म हो रहा था और अंग्रेज इन अफवाहों को हवा दे रहे थे। वो ये बताने की कोशिश करते थे कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस दौर में गो हत्या से संबंधित अनेक अफवाहें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही थीं। 1881 में जनगणना होती है और उस जनगणना में के बाद ये बताने की कोशिश की जाती है कि हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से घट रही है और अगर ऐसे ही इनका महत्व बढ़ता रहा तो हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। नागरी लिपि के आंदोलन का दुख भी भाषा से कहीं ज़्यादा हिंदू उपेक्षा का था, क्योंकि लिपि को बिल्कुल धर्म से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी और कई बड़े रचनाकार, हिंदी के खासतौर से बड़े रचनाकार, उस दौरान हिंदी उर्दू के संबंध को केंद्र में रखते हुए नाटक और कविताएं लिख रहे थे। नागरी अक्षर को लेकर के बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन चल रहा था जिसका केंद्र बनारस था। और नागरी को लेकर के पंडित गौरी दत्त ने नागरी और उर्दू का स्वांग लिखा, किश्ती कस्बी नाटक लिखा, बाबूराम रत्नचंद्र ने हिंदी उर्दू का नाटक लिखा, राय सोहन प्रसाद ने एक लंबी कविता लिखी जिसका शीर्षक ही था हिंदी उर्दू की लड़ाई। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र की उर्दू का स्यापा नामक रचना से आप लोग परिचित होंगे। प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, इन लोगों ने उर्दू के विरोध में काफ़ी तीखे तेवर की कविताएं लिखी। हिंदी के लेखक और पत्रकार हिंदी आंदोलन को हिंदू धर्म से जोड़कर उसमें अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, उसको जातीय स्वाभिमान का प्रश्न बना रहे थे। और दूसरी तरफ उर्दू से जुड़े लोग उसको मक्का मदीना से जोड़कर, इस्लाम से जोड़कर, कुरान शरीफ तक से के हवाले दे देकर उसको अपने रिलीजियस आइडेंटिटी का, अपनी अस्मिता का प्रश्न बना रहे थे। इसी दौरान मुस्लिम रचनाकारों ने एक और काम किया कि वे अपने अतीत पर बहुत जोर देने लगे। और भले उनका अतीत भारत से जुड़ रहा था, लेकिन उस समय वो अरब की चर्चा ज़्यादा कर रहे थे, देश के बाहर के जड़ों की चर्चा कर रहे थे। और बल्कि कई लोग तो यहाँ तक चाहते थे कि मरने के बाद उनकी कब्र काबा के करीब में बनाई जाए, यानी भारत में उनकी मिट्टी को सुपुर्दे खाक न किया जाए, उनकी कब्र यहाँ न हो। ये सारी प्रक्रियाएं उस दौरान चलती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि जो भाषा, जैसा कि हम लोग कल के व्याख्यान में सुने भी थे कि एक ही भाषा थी, वो धीरे धीरे 2 भाषा में बदलने लगती है। और इस दौर के जो इतिहासकार थे उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अंग्रेजी के जो बड़े इतिहासकार जे.एस. मिल माने जाते हैं, उन्होंने काल विभाजन बड़े अजीबोगरीब ढंग से किया। उन्होंने एक तरफ कहा हिंदू पीरियड,
फिर कहा मुस्लिम पीरियड और फिर कहा ब्रिटिश पीरियड। यानी हिंदू काल था, मुसलमान काल था, ईसाई काल नहीं था, वो ब्रिटिश पीरियड था। इसी तरह से जो उर्दू के लेखक थे, उन्होंने धीरे धीरे हिंदू रचनाकारों को अपने पुस्तकों से निकालना शुरू कर दिया। मुसलमान इतिहासकारों ने हिंदू रचनाकारों को निकाला और हिंदू इतिहासकारों ने मुसलमान रचनाकारों को बाहर निकाला। उस दौर की जो सबसे प्रामाणिक किताब है और बहुत ही शानदार किताब है, आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, आबे हयात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो उस परंपरा से आते हैं, उनके जो पिताजी थे मोहम्मद अली बाकर, क्या गजब का, इतना तेजस्वी अखबार निकालते थे कि जिसके घरों में उस अखबार की प्रतियां मिल जाती थीं उसको फांसी चढ़ाने के हुक्मनामा आ जाता था और अंततः उनको भी मौत की सज़ा दी गई थी। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात में तमाम हिंदू शायरों को किनारे कर दिया। यहाँ तक कि दया शंकर नसीम, जो उस दौर के बड़े शायर थे, उनको भी आबे हयात में उचित स्थान नहीं दिया गया। ये वही मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे जो मानते हैं कि उर्दू का जन्म ब्रज से हुआ है। किताब की बिल्कुल शुरुआती भूमिका के दौर में आप पढ़िएगा तो उन्होंने कहा है कि ब्रज से उर्दू भाषा विकसित होती है। लेकिन ब्रज से जिस भाषा का विकास हुआ उसके साहित्यकारों में दयाशंकर नसीम जैसे लोगों को जगह नहीं मिलती है। संभव है कि उनकी कोई गलत मंशा न रही हो, लेकिन न भी रही हो तो इस मुद्दे को उठाने वाले उस जमाने में भी कोई कम तो नहीं रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ों को काफ़ी नमक मिर्च लगाकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। शमसुर रहमान फारूकी लिखते हैं कि उर्दू और फारसी के कई प्रतिष्ठित हिंदू शायरों को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब से बाहर रखा। घनश्याम लाल आसी को भी उन्होंने हाशिए पर निकाल के रख दिया था, फुटकर खाता बनाई थी। यही नहीं, उस दौर के जो सबसे प्रगतिशील लोग थे उनमें मौलाना हाली आते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुकदमा शेर व शायरी नामक किताब लिखी और उसमें कदम कदम पर शेर के जिक्र थे और तमाम जगहों पर उन्होंने शेरों के उद्धरण दिए थे। लेकिन जो उद्धरण देते हैं उसमें हिंदू शायरों के शेर के उद्धरण नहीं देते हैं। परिणाम यह हुआ कि पहले जो शेर व शायरी में उस्तादों की परंपरा थी और मुसलमान उस्ताद के हिंदू शायर शागिर्द हो सकते थे या हिंदू शायर के शागिर्द मुसलमान हो सकते थे, अब धीरे धीरे स्थितियां ये होने लगी कि जो हिंदू शायर थे वो हिंदू उस्तादों के पास जाने लगे और मुसलमान शायर सिर्फ मुसलमानों के पास जाने लगे। यानी एक बंटवारा की प्रक्रिया उसी समय शुरू हो गई थी और इस बंटवारे को भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके पूरे मंडल के रचनाकारों ने अपने ढंग से इसको व्याख्यायित भी किया और उस दौर में ढेर सारी कविताएं लिखी गईं। भाषा के प्रश्न को अब अस्मिता का प्रश्न बनाया जा चुका था और भले वो सोची समझी अंग्रेजों की साजिश रही हो या जो भी कारण रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे आम जनता तक ये बात पहुंचने लगी थी कि हिंदी हिंदुओं की जुबान है और उर्दू मुसलमानों की जुबान है। जो बातें बहुत आगे चल करके बंगाल विभाजन और भारत पाक विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, उसमें भी भाषा की भूमिका रही। ये ठीक है कि अंग्रेजों ने उस दौर को किया था, लेकिन उनके मन में साजिश चल रही थी। तो उसी दौरान प्रताप नारायण मिश्र ने जो कविता लिखी उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि धर्म गयो धन बल गयो गई विद्या अरुमान। धर्म गयो धन बल गयो गई विद्या अरुमान, रही सही भाषा हति सो चाहती जान। शिक्षा कमीशन बैठ सुनी हुलसत रह्यो करेज, हरिहे दुख हमार अब बुद्धिमान अंग्रेज। छोड़ ही उर्दू राक्षसी अब ते पिंड हमार, दिन हिंदी के फिरेंगे भयो जो उचित विचार। साचे हो अरबी अरब की फारसी फारस केर, अंग्रेजी इंग्लैंड की या में हेर न फेर। आर्य देश की नागरी सब गुणकारी आए, या में कुछ संदेह नहीं पै न सुनत को हाय। अब ये देश के धर्म के आधार पर भाषा का बंटवारा कि अरब की अरबी है, फारस की फारसी है, इंग्लैंड की अंग्रेजी है,
इसी दौरान जो छोटी छोटी चीज़ें देश स्तर पर चल रही थी, उनको भी बदलने की मुहिम चलने लगी, आंदोलन चलने लगा। जैसे उस दौर में जो राजवाड़े और देसी रजवाड़े थे, चाहे वो राजस्थान के हों या ग्वालियर के हों, तो उनकी मुद्राएं जो बनती थी वो फारसी अक्षरों में ढाली जाती थी। उन पर जो लिखावट होती थी वो फारसी की होती थी। तो राधाचरण गोस्वामी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और उन्होंने कहा कि हम सब आर्य भाषा के पत्र संपादकों से विनय करते हैं कि वे इस पत्र के आशय को समझें और देसी राजा अब अपने सिक्के नागरी लिपि में ही ढालें, और सारे बाकी राजाओं को भी सचेत करें कि फारसी लिपि का उपयोग नहीं करना है। ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं भी उर्दू और अंग्रेजी के साथ हिंदी की वकालत नहीं की जा रही है, कहीं भी अंग्रेजी का विरोध नहीं किया जा रहा है, या कहीं भी साथ साथ दो भाषाओं को रखने की बात नहीं की जा रही है। आज की तारीख में भारत की मुद्रा 12-15 क्या 20 भाषाओं में निकलती है, नोट पर अनेक भाषाओं में नाम लिखे रहते हैं, लेकिन उस दौर में ये बात एक बार भी नहीं होती कि देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में हो जाए या अंग्रेजी लिपि में हो जाए। सिर्फ एक ही बात की रट लगाई जाती है कि सिर्फ और सिर्फ देवनागरी लिपि में होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो उर्दू के लोग थे वो कहते थे कि नहीं, फारसी लिपि के सामने देवनागरी लिपि की हैसियत ही क्या है। उसी दौरान 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू का स्यापा नाम से कविता लिखते हैं, जो हरिश्चंद्रिका में प्रकाशित होती है। उसमें भारतेंदु बीबी उर्दू की मौत की खबर देने और व्यंग्यात्मक कटाक्ष करने के साथ ही साथ अरबी, फारसी, पश्तो, पंजाबी आदि भाषाओं के छाती पीट पीट कर स्यापा करने के दृश्य वर्णित करते हैं, जिसमें वो सीधे सीधे लिखते हैं कि हाय हाय उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, मेरी प्यारी हाय हाय, मुंशी मुल्ला हाय हाय, दाढ़ी नोचे हाय हाय, दुनिया उल्टी हाय हाय, रोजी बिल्टी हाय हाय, सब मुख्तारी हाय हाय, बात फरोसी हाय हाय, वह लसानी हाय हाय। और इन तरह की कविताओं को, और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो काम भारतेंदु हरिश्चंद्र उस दौर में कर देते हैं वो बाकी लोगों के लिए नजीर हो जाती है। भारतेंदु का बहुत बड़ा कद था और उनके मंडल के बाकी लोग ये मान के चलते थे कि अगर भारतेंदु इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से हिंदू परंपरा, मुस्लिम परंपरा और पुरानी चीज़ों को उठाना, और इसके पीछे एक और भी कारण था कि हिंदी में तब तक अवधी, ब्रज, भोजपुरी का एक संपर्क था, इसलिए वो जनता से जुड़ी हुई थी। लेकिन जो उर्दू थी या जो फारसी अरबी थी, वो सत्ता में बैठे कुछ बहुत मुट्ठी भर लोगों तक की भाषा थी। खुद बिहार या यूपी के बहुत बड़ी संख्या में जो मुसलमान थे उनसे वो नहीं जुड़ती थी। तो इसके कारण उर्दू का आम जनता से संवाद नहीं था, उसकी भाषा में वो लचीलापन भी नहीं था। तो इन सब चीज़ों के कारण धीरे धीरे हुआ ये कि उर्दू सरकार के समर्थन में तो रही, अंग्रेजों का समर्थन पाई, लेकिन बहुसंख्यक जनता से कटती चली गई। और इस दौर में जिसको कि आप लोग मतरुकात कहते हैं हिंदी में, जिसको शुद्धिकरण का मूवमेंट चला, उर्दू में मतरुकात का शब्द होता है कि जो प्रचलित शब्द हैं, जो थोड़े देशज शब्द हैं, उनको बाहर किया जाए और शिष्ट शब्दों को, अभिजात शब्दों को स्थान दिया जाए। तो उस दौरान जो हिंदी के शब्द हैं उनको गंवारू शब्द कहकर बाहर निकाला गया और उनके जगह पर अरबी फारसी के शब्द रखे गए। यानी रोजगार और सत्ता की लड़ाई को भाषा के कंधे का इस्तेमाल करके लड़ा जा रहा था। और रामविलास शर्मा ठीक कहते हैं कि उर्दू में मतरुकात का सिलसिला उस समय नहीं चला जब मुगलों का शासन था या तुर्कों का शासन था। वो 11वीं, 12वीं, 15वीं, 17वीं सदी में नहीं चलता है, 16वीं सदी में नहीं चलता है, वो 18वीं सदी के अंत में चलता है, 19वीं सदी के शुरू में चलता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को उसकी ज़रूरत थी और उर्दू पत्रकारिता में भी इसका प्रयोग होता है। और उसी ज़माने के चीज़ों को देख करके अमेरिकी समाजशास्त्री पॉल आर ब्रास ने कहा है कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के शुरू में हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुओं, मुसलमानों और अंग्रेज़ों ने जिन रास्तों का चुनाव किया, वे आखिरकार उन्हें हिंदुस्तान के बंटवारे तक ले गए। तो ये साहित्य के स्तर पर अगर आप देखें
तो खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र भले उर्दू का स्यापा लिख रहे थे, लेकिन वो बहुत शुद्धिकरण के पक्ष में नहीं थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र तद्भव रूपों को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, तत्सम रूपों के बजाय उस हिंदी को अधिक बल दे रहे थे जो कि सहज आम जनता से जुड़ती हो। उन्होंने हिंदी की 5 शैलियों का उदाहरण दिया है। उसमें दूसरे और तीसरे नंबर की शैली को महत्वपूर्ण माना है, आदर्श माना है, जिसमें संस्कृत के शब्द कम हो। उर्दू की बजाय हिंदी के लेखक आम जनता के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, और उर्दू के लेखक अपने आप को शिक्षित होने और थोड़ा अभिजात्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लड़ाई उस दौर में बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के गुजरने के साथ ही हिंदी के लेखकों में भी ये बात आ जाती है कि नहीं, हमें तो संस्कृत के शब्द चाहिए, और कविता में बदलाव होता है, भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में बदलाव होता है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो बदलाव कैसे आता है। भारतेंदु की 2 कविताओं का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 6 बजने वाला है तो मुझे इसको पूर्ण भी करना है। आप लोग जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की कविता सुने होंगे। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पियो खाओ सब सुख पाओ, कभी न लाओ मन में खेद। मिट्टी उड़ाना मिट्टी बिछौना, मिट्टी दाना पानी है। मिट्टी ही तन बदन हमारा, सो सब ठीक कहानी है। ये भारतेंदु के अंतिम चरण की कविता है। उसी दौरान विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहा गया, उनके रंग का मजाक उड़ाया गया। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने काला शब्द को लेकर एक कविता लिखी कि अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे। तासों कारे कारे शब्द हुपर है वारे। कारे श्याम राम जलधर जल वर्षन वारे। कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे। याते नीको है तुम कारे जाहु पुकारे। यही आशीष देत तुमको मिली हम सब कारे। पूरे भारत के लोगों की तरफ से कि हम काले हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उसी दौरान आप उर्दू का मैं 2 उदाहरण ले रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन हाली, जो कि काफ़ी तरक्की पसंद थे, और शेरो शायरी में जिसने रंडापा झेल लिया है, डर दो जग का भला उसे क्या है, इस तरह की कविता लिख रहे थे। अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए वो लिखते हैं, वो शेर और कसायत का नापाक दफ्तर। चूँकि उस समय शेरो शायरी और अरबी फारसी में इतने मुसलमान नौजवान अपने आप को व्यस्त रखते थे, मुर्गा लड़ाने और कबूतर उड़ाने वगैरह वगैरह की घटनाएं, जो एक खास सामंती तहजीब से जुड़ती थी। तो उसके वो मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं, वो शेर और कसायत का नापाक दफ्तर, अफनूत में संडास से जो है बदतर। शेरो शायरी को टॉयलेट से तुलना कर देना कि जमी जिससे है जलजले में बराबर, मलिक जिससे शर्माते हैं आसमां पर। बुरा शेर कहने की गर कुछ सजा है, अबस झूठ बकना अगर नारवा है। तो वो महकमा जिसका काजी खुदा है, मुकर्रर जहां ने को बद की सजा है। गुनहगार वहां छूट जाएंगे सारे, जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। मतलब जो शेरो शायरी जमीन से कटी हुई थी, जो जिसमें प्रकृति का वर्णन नहीं था, जो बिल्कुल ख्याली पुलाव पकाती थी, उस शेरो शायरी का जम के विरोध करते हैं अल्ताफ हुसैन हाली। और ये बताते हैं कि जिस समाज और जिस देश में रह रहे हो, उसके ज़मीन से जुड़े मुद्दों को उठाओ, स्त्रियों के मुद्दे को उठाओ, प्रकृति के मुद्दे को उठाओ। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी उस दौरान हिमालय पर कविता लिखते हैं। और आपको मालूम होगा कि आगे चलकर तो अल्लामा इकबाल ने भी राम पर कविताएं लिखी, शिव पर कविताएं लिखी। लेकिन ये जो लोक भाषा और देश भाषा का जुड़ाव था हिंदी के साथ, बाद के रचनाकारों को ये लगने लगा कि नहीं, हमें भी अब शुद्धिकरण आंदोलन चलाना चाहिए, और इस शब्दों से इस तरह तो काम नहीं चलने वाला है। और इसके प्रयास द्विवेदी युग तक आते आते काफ़ी बड़ी मात्रा में आने लगे। यहाँ तक कि जो कवि बाकायदा उर्दू जानते भी थे, फारसी जानते थे, उन्होंने भी अपनी काव्य भाषा को बदला।
जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ ठेठ हिंदी का ठाठ लिख रहे थे, गद्य में वो बहुत अच्छी और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन प्रिय प्रवास की भाषा देखिए। अ, अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीश विहारिणी, तरणी बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य सनय सनय, ध्वनि मय कर रही करके गिरी कंदरा, कलित कानन के लिख निकुंज को, बज उठी मुरली इस काल की, तरणिजा तट राजित कुंज में। या उन्हीं का दूसरा उदाहरण है, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिंबानना, तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली, शोभा वारिधि की अमूल्य मणि सी, लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदुभाषिणी मृग दृगी माधुर्य की मूर्ति थी। अब ये जो भाषा थी, इस भाषा को लेकर जब रचनाएं शुरू हुई और उन रचनाओं को आम जनता के पास पहुंचाया गया, तो वो जनता से जुड़ नहीं पाई और धीरे धीरे ये स्थितियां, ये नफरत का माहौल, एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट इस स्तर तक बढ़ गई कि मैं आखिरी उदाहरण दे रहा हूँ, इसके बाद मैं और कोई उदाहरण नहीं दूंगा। और ये उस दर्द को महसूस करने का प्रयास करें कि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आते हैं। प्रेमचंद फारसी परंपरा को भी जानते थे और वो उर्दू के लेखक माने जाते हैं, आज भी बाकायदा लेखक माने जाते हैं। बल्कि आखिरी दौर की कहानियां तो वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में बैठकर उन्होंने लिखी थी, जो कफन कहानी है। वो प्रेमचंद का एक पत्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और कितने दर्द और दुख से उन्होंने ये पत्र लिखा होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए। वो लिखते हैं कि मतलब उस दौर में हालात इतने खराब हो गए थे कि हिंदू मुसलमान देवताओं के, मुसलमानों के नबियों और रसूलों पर कमेंट नहीं कर सकता था और मुसलमान हिंदू देवताओं पर बातचीत नहीं कर सकते थे। प्रेमचंद खुद दुख के साथ और पीड़ा के साथ उसका उल्लेख करते हैं। मामला ये था कि प्रेमचंद ने हजरत हुसैन की जिंदगी से प्रभावित होकर एक नाटक लिखा था जिसका नाम था करबला। और करबला नाटक लिखा गया था, वो पढ़ने के लिए लिखा गया था, मंचन के लिए नहीं लिखा गया था। और इस नाटक को लिखने के पीछे प्रेमचंद का उद्देश्य यह था कि जो हिंदू समाज है वो हुसैन साहब से परिचित हो, उनके बारे में जाने। लेकिन मुसलमानों ने इसका विरोध किया और बहुत आक्रामक विरोध किया। वो इतना नागवार गुजरा कि उनके खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज की गई और इन सब बातों से आहत होकर प्रेमचंद ने, जो उनके प्रकाशक थे दया नारायण निगम, तो दया नारायण निगम को एक पत्र लिखते हैं 22 जुलाई 1924 को। और उस पत्र में वो लिखते हैं कि भाईजान तस्लीम, बेहतर है कि करबला न निकालिए, मेरा कोई नुकसान नहीं है, न मैं मुफ्त का खील जान सर पर लेने को तैयार हूँ। मैंने हजरत हुसैन का हाल पढ़ा, उनसे अकीदत हुई, उनके ज़ौक़ शहादत ने मफ्तूं कर लिया, उसका नतीजा यह ड्रामा था। अगर मुसलमानों को यह भी मंजूर नहीं है कि किसी हिंदू की ज़बान व कलम से उनके किसी मजहबी पेशवा या इमाम की मदहसराई हो, तो मैं इसके लिए मुसीर नहीं हूँ। आप फरमाते हैं शिया हजरात यह नहीं पसंद कर सकते कि उनके किसी मजहबी पेशवा का ड्रामा तैयार किया जाए। शिया हजरात अगर मजहबी पेशवा की मसनवी पढ़ते, अफसाने पढ़ते, मरसिए सुनते और पढ़ते हैं, तो उन्हें ड्रामा से क्यों एतराज हो? क्या इसलिए कि एक हिंदू ने लिखा है? अब प्रेमचंद जैसे व्यक्ति को अगर ऐसा पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो आप उस हालात का के बारे में विचार करिए। वह भाषा जो एक ही भाषा थी, उसको सियासत ने, रोजगार के अवसरों ने और अंग्रेज़ों की साजिश थी, लेकिन अंग्रेज़ों का तो काम था साजिश करना, वो तो इस देश के नहीं थे। हमारा काम था, या हमारे जो उस दौर के बड़े रचनाकार थे उनका काम था कि उस साजिश को बेनकाब करते, उस साजिश को तोड़ डालते। लेकिन हुआ ठीक उल्टा और धीरे धीरे वो एक खूबसूरत जुबान जो इसी देश में, इसी मिट्टी में पैदा हुई थी, जिसको कुछ लोगों ने ब्रज से निकला माना, कुछ लोगों ने दूसरी तमाम भाषाओं और बोलियों का एक सुंदर समुच्चय कहा,
और दोनों की भाषाओं इस तरह से मिलती थी कि दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता था। ढेर सारे नाम इसके उदाहरण है, अली के साथ गढ़ लगा है, गाजी के साथ पुर लगा है। तो ऐसे सैकड़ों नाम आपको भारत में मिल जाएंगे जिसमें दो पद हैं तो एक शब्द फारसी का आता है, दूसरा शब्द भारत की बोलियों से आता है। लेकिन एक खास तरीके से ये प्रयास किया गया कि अलगाव पैदा हो। यहाँ तक कि जो भाषा थोड़ी कम एक दूसरे से कम्युनिकेट करती थी, जैसे फारसी तुलनात्मक रूप से अरबी की तुलना में हिंदी के निकट थी, क्योंकि दोनों एक ही परिवार की भाषाएं हैं, दोनों इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से जुड़ती हैं। अरबी भाषा सेमेटिक फैमिली की है तो थोड़ी दूर चली जाती है। तो उस दौर में अगर कोई अलग होता था एक दूसरे से तो खुदा हाफिज कहता था और ये आम जनता तक प्रचलित था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, खुदा हाफिज गलत है, अल्लाह हाफिज कहा करो। तो इस तरह की शब्दावली उधर से हुई। और दूसरी तरफ जो राम राम कहने से काम चल सकता था तो बोले कि नहीं, थोड़ा और मुश्किल ढंग से और ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जो उनके लिए भी आसान नहीं हो। तो हालात ऐसे बनते चले गए कि आज की तारीख में हिंदी और उर्दू दो भाषाएं हैं। दोनों के अंदाजे बयां अलग है, दोनों की शैलियां अलग हैं और दोनों को लिपि का जो भेद था इतना बड़ा था नहीं, लेकिन आज की तारीख में तो इतना बड़ा हो गया है। और बाद के समय में हिंदी फिल्मों ने इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की, गांधी जी ने जोड़ने की कोशिश की और उसकी क्या प्रक्रिया चलती है, किस तरह से हिंदुस्तानी भाषा का प्रचलन शुरू होता है और फिल्में लोगों तक पहुंचती हैं। अब ये एक लंबा चरण हो जाएगा। भारतेंदु के बाद छायावाद और उसके बाद फिल्मों का जो उदय होता है और शुरू की जो फिल्में होती हैं वो धार्मिक फिल्में बनती हैं। फिल्म इंडस्ट्री का अपना एक समीकरण है और उसके साथ रोजगार और पैसे का एक अलग खेल है। अब क्यों संपूर्ण सिंह कालरा वहाँ जाके गुलजार बन जाते हैं, क्यों यूसुफ खान दिलीप कुमार बन जाते हैं, नामों के पीछे की राजनीति कैसे काम करती है, आपकी लोकप्रियता में आपके नाम की क्या भूमिका होती है। कहने के लिए नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन नाम सियासत, सत्ता और इन सब के पीछे बैठा हुआ जो आर्थिक सहूलियत कह लीजिए, उसको आर्थिक उपलब्धि नाम दे दीजिए, इन सब ने मिलकर एक लंबा खेल खेला। और मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं होता हूँ कि हिंदू और मुसलमान हैं इसलिए लड़ाई होती है। लड़ाई तो होगी। आज आपके सामने मुसलमान हैं तो आप मुसलमान से लड़ेंगे, अगर मुसलमान नहीं रहेंगे तो जाति के आधार पर हिंदुओं से लड़ेंगे। जैसे जहाँ सिर्फ मुसलमान हैं तो वहाँ वो शिया और सुन्नी में लड़ते हैं, अहमदिया में लड़ते हैं। तो जब आपके पास भी नहीं रहेंगे तो आप जाति में लड़ेंगे, जब जातियाँ नहीं होंगी तो अपने पड़ोसी से लड़ेंगे, और कुछ नहीं होगा तो अपने घर में अपने परिवार में लड़ेंगे। तो एक लड़ाई के लिए किसी अलग धर्म का होने की कोई खास जरूरत नहीं लगती है। लड़ना हमारे भीतर रगों में है, ठीक वैसे ही जैसे करुणा हमारे रगों में है। अब सवाल ये उठता है कि आप करुणा को ज़्यादा बल देते हैं या लड़ने को ज़्यादा बल देते हैं। लड़ने से बचने का एक शानदार तरीका निकला था खेलों में, क्योंकि युद्ध तो हमारे रगों में बैठा है। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं और नाखून तो बढ़ते रहेंगे, वो प्राकृतिक हैं, तो लड़ना और जूझना भी प्राकृतिक है। और जैसे ही सत्ता की बात आएगी, जैसे ही रोजगार की बात आएगी, आर्थिक सुविधाओं की बात आएगी, हम लड़ेंगे। लेकिन उसी के बीच में ये आता है कि नहीं, हम लड़ने से ज़्यादा हम करुणा की तरफ कदम बढ़ाएंगे और एक साथ मिल करके जिस साझी संस्कृति की हम बात करते हैं, साझी संस्कृति सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, तमाम भाषाएं हैं। भारत बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, तो सब एक दूसरे से मिलजुल कर किस तरह से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, कहाँ कहाँ हम मतभेदों को और अफवाहों से अपने आप को बचाएं। क्योंकि अगर एक अफवाह, एक मतभेद एक ही भाषा को दो भागों में बांट सकती है, तो आपके देश में जो तमाम भाषाएं हैं, तमाम संस्कृतियां हैं, इनको बांटना कितना आसान है, कितना सरल है। और हमेशा जो आर्थिक सत्ताएं होती हैं, जो सत्ता होती है, वो चाहती है कि बांटें ताकि आप पर शासन करना आसान हो जाए। तो अभी आप सब लोग बहुत धैर्य से लगभग 1.25 घंटे से मुझे सुन रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। कुछ मित्रों के अगर सवाल आते हों तो मुझे जवाब देने में खुशी होगी। अगर यहाँ नहीं दे पाया तो मैं लिख करके आपको जवाब आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा।
इतनी देर से आप सब लोग मुझे धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं और आप सबका स्नेह मुझे मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें और इस लॉकडाउन में जितना हो सके रचनात्मक बने, सक्रिय रहें और एक दूसरे से जुड़े रहें, कुशल क्षेम पूछते रहें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।